घटना चक्र की पर्यावरण पूर्वावलोकन का ये अगला सीरीज है और हम लोग का टॉपिक जो चल रहा है इसमें वो ऊर्जा का प्रवाह है। तो आइए इसके रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकीय निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। ऑप्शन ए है किरणवन में उत्सर्जित ऊष्मा, ऑप्शन बी है वनस्पति में संरक्षित शर्करा, ऑप्शन सी है सौर ऊर्जा और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भैया प्राथमिक स्रोत जो है वो भगवान सूर्य हैं, ठीक है, उसके सिवा कोई नहीं है। यूपी पीसीएस मेंस में आया है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन जो है वो पूछता है यदि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी बायोमास, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा होता है। बीईओ 2019 में है। देखिए 2015 का क्वेश्चन का फ्रेजिंग चेंज करके 2019 बीईओ प्री में पूछ लिया गया है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है। सी है, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय घटता है। और डी है, प्रगामी बढ़ते पोषण स्तरों के साथ प्रजातीय सुलभ ऊर्जा का उपयोग करने में कम दक्ष होती है। पीसीएस प्री री एग्जाम 2015 का क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन ए है कि ऊर्जा का जो प्रवाह होता है, ऊर्जा पिरामिड जो बनता है वो सदैव सिंगल डायरेक्शन में बनता है, डबल डायरेक्शन में नहीं बनता है। ठीक है, तो ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10% का नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन है ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना, ऑप्शन बी ऊष्मा का एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में पहुंचना, ऑप्शन सी पक्षियों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुंचना, ऑप्शन डी पानी का एक जोन से दूसरे जोन में पहुंचना, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2016 में भी आया ये क्वेश्चन। और 10% नियम जो है वो ऊर्जा के खाद्य के रूप में जो एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचता है वो है, यानी जो अगर उपभोक्ता उत्पादक जो है वो 100% ऊर्जा का निर्माण करता है तो प्राथमिक उपभोक्ता जो है वो केवल 10% ऊर्जा उससे ले सकता है। यही 10% नियम कहता है। लिंडमैन जो थे वो उनका ये नियम है, 1942 में उन्होंने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। पहला हमेशा सीधा, ऑप्शन बी है शायद सीधा शायद उल्टा, ऑप्शन सी हमेशा उल्टा और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। एमपीपीसीएस 2020 में आया है तो इस बार भी 2023 में भी आने की इसकी संभावना है। तो देखिए ऊर्जा का पिरामिड जो होता है वो सदैव सिंगल डायरेक्शन में होता है, सदैव सीधा होता है, ये याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है या बढ़ जा सकती है या घट सकती है। आरओ 2017 में आया है। तो लिंडमैन साहब का सिद्धांत है 10% रूल। तो इससे हम लोग को मालूम है कि एक पोषण स्तर अगर 100% लेता है तो दूसरा जो है केवल 10% ऊर्जा ही उससे ग्रहण कर पाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है, घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, बढ़ सकती है या घट सकती है। तो ऑप्शन बी सही है, घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है शाकाहारी, ऑप्शन बी है मांसाहारी, सी है सर्वाहारी और डी है अपघटक। इंग्लिश में देख लीजिए, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस और डीकम्पोजर। तो जो सर्वाहारी होते हैं वो उच्चतम लेवल पे, शिखर पे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा पाया जाता है? ऑप्शन ए वन, ऑप्शन बी तालाब, ऑप्शन सी घास, ऑप्शन डी शुष्क स्थल। तो ऑप्शन बी जो तालाब है, तालाब में जो पिरामिड है जीव भार का, बायोमास का, वो उल्टा पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पीएससी जीआईसी के 2010 में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोमास का एक उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जाता है? तो बायोमास का उल्टा पिरामिड जो है वो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है जैववानिकी एवं जैविक आवर्धन। इसके क्वेश्चंस को हम लोग लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैववानिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन है इसका शाब्दिक अर्थ है जीवन का प्रबंधन, स्टेटमेंट 2 है यह पारिस्थितिकीय का पर्याय है, स्टेटमेंट 3 है यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल्यों पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं। तो जो ऑप्शन सी है इसका सही है, 2 और 3।
तो जैव वानिकी जीवों के प्रबंधन से नहीं है, ये जो शब्द है ये जीवों की उत्पत्ति से है। ठीक है, तो पहला हट गया और देख रहे हैं एलिमिनेशन मेथड अगर हम लगाएंगे तो ए, बी और डी तीनों में फर्स्ट है, तो तीनों हट गए और ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में डीडीटी का समावेश होने के बाद निम्नलिखित में से किस एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होगा? ए टिड्डा, बी भेंक, सी सांप और डी मवेशी। तो डीडीटी हम जानते हैं एक प्रकार का रोग प्रतिरोधक खाद है जो हम लोग डालते हैं अपने खेतों में। तो इसका जो सबसे ज़्यादा असर होता है उस प्रथम स्तर पे सांप पे रहता है। ठीक है, क्योंकि सांप जो है वो तृतीय उपभोक्ता होता है, तो सांद्रण सबसे अधिक जो होता है वो डीडीटी का सांप पे जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है जैव भू रासायनिक चक्र एवं जैविक अनुक्रमण। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? यूपीपीसीएस 2012 और 2020। देखिए 12 में आया था और फिर 20 में आया। देखिए इसलिए कहा जाता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना कितना इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भू वैज्ञानिक चक्र और भू रासायनिक चक्र। तो इसे जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जैव भू रासायनिक चक्रों में से किसमें चट्टानों का अपक्षय चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्वों के निर्मुक्त होने का मुख्य स्रोत है? ऑप्शन ए है कार्बन चक्र, बी है नाइट्रोजन चक्र, सी है फास्फोरस चक्र और डी है सल्फर चक्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फास्फोरस चक्र। इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। फास्फोरस चक्र में फास्फोरस मुख्य रूप से चट्टानों के अपक्षय से मुक्त होता है, क्योंकि यह मुख्य रूप से चट्टानों में फास्फेट खनिज के रूप में होता है। उल्लेखनीय है कि यह एक कटाव एवं खनन गतिविधियों से अपक्षय चक्र में प्रवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं? ऑप्शन ए है कीटों एवं कवकों के कारण, ऑप्शन बी है सीमित सूर्य के प्रकाश एवं पोषक तत्वों की कमी के कारण, ऑप्शन सी है जल की सीमाओं एवं आग के कारण, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक अनुक्रमण की व्यवस्थाओं का सही क्रम है? यूपीपीसीएस मेंस में पूछा है ये क्वेश्चन। तो आप देखिए इसका सही क्रम जो होता है वो होता है नग्नीकरण, फिर प्रवास, फिर आस्थापना, फिर प्रतिक्रिया और फिर स्थिरीकरण। इसको याद कर लीजिए। सबसे पहले न्यूडेशन होता है, इंग्लिश में याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है। सबसे पहले न्यूडेशन होता है, फिर माइग्रेशन होता है, फिर स्टेसिस होता है, फिर रिएक्शन होता है और फिर स्टेबलाइजेशन होता है। ठीक है, अच्छा हम लोग यहाँ अगर दिमाग भी लगाएं ना तो भी हम इसको कर सकते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो उससे अच्छा होगा कि आप इसको मेमोराइज कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है एल्टन द्वारा, बेनेट द्वारा, बर्केल द्वारा या रेडचेल द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जो कि है बेनेट द्वारा। और देखिए ये पीसीएस प्री 2020 में पूछा है। तो जॉन डब्ल्यू बेनेट जो है उन्होंने ही अपनी पुस्तक में द इकोलॉजिक ट्रांजिशन, कल्चर एंथ्रोपोलॉजी एंड ह्यूमन एडेप्टेशन को प्रस्तुत किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय का पूर्ण क्रम में जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है? पहला पारिस्थितिकी अनुक्रमण, ऑप्शन बी सीयर, ऑप्शन सी सामुदायिक समुदाय गतिकी और ऑप्शन डी जैव भार का पिरामिड। तो ऑप्शन बी सही है, सीयर। समुदाय का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है उसे सीयर कहते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को, कमेंट करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए।